गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पुनः आपके सामने संस्कृत ग्रामर क्लास 8 द्वितीय पाठ पद विचार है, इसको लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पद कल हमने पद शब्द को पढ़ा था कि शब्दों का जो मूल रूप होता है वही प्रतिपादिक कहते हैं। सुप व तिंग प्रत्यय लगने से शब्द पद कहलाते हैं, ठीक ना। शब्द के दो भेद थे, विकारी और अविकारी। विकारी के भेद, विकारी के दो भेद थे, शुबंत और तिगंत। शुबंत माने जिनके अंत में शुभ प्रत्यय लगता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इसके अंतर्गत आते हैं। और तिगंत आख्यात माने कि जिन पदों के अंत में तीतहंती माने जो धातु रूप हैं उन्हें तिगंत कहते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद हमने अविकारी के भेद पढ़े थे। तो अविकारी के दो भेद, निपात और अव्यय। तो निपात और अव्यय का स्वरूप नित्य एक सा रहता है, ठीक ना। और इनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है, जैसे अद्य, अधुना, कदा, कुत्र, तत्र इत्यादि जो भी हैं। अब हम आज देखेंगे प्रत्यय तथा उपसर्ग, ठीक ना। धातु या शब्द के बाद लगने वाले अंश को हम प्रत्यय कहते हैं। वह चाहे धातु रूप हो, धातु रूप माने कि जैसे पठ है, इसको पठ को हम धातु बोलेंगे। लिख है, ठीक ना, वध है, गम या गच्छ है, ये सब धातु हैं। और शब्द में जैसे राम, कवि, रवि, ठीक ना, ये सब। तो इनके बाद लगने वाले अंश को हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहते हैं। किंतु शब्द के पहले जुड़ने वाले अंश को उपसर्ग कहते हैं। हाँ, और अगर शब्द के पहले अगर कुछ जुड़ता है तो वह उपसर्ग कहलाता है। आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि जैसे कि है प्र, उप, अव, निस, निर, सम, आ तथा वि इत्यादि उपसर्ग होते हैं। जैसे कि प्र शब्द है, ये प्र से प्रताप, प्रभाव, प्रकर्ष ये सब बनता है। उपसर्ग, उपदानम, उपस्थित, हिंदी में आप इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो आज मैं पुनः इसको फिर से आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये क्या होता है कि उपसर्ग कहते हैं किसे? जो किंतु शब्द के पहले जुड़ने वाले अंश को उपसर्ग कहते हैं। प्र, उप, अव, निस, सम, आ तथा वि इत्यादि जो हैं, इनसे शब्द के अर्थ में कोई प्रभाव परिवर्तन आ जाता है। इनसे जो होता है, किनसे? उपसर्ग से। जो शब्द में है कोई भी प्रभाव या परिवर्तन उनमें आ जाता है, ठीक ना। जैसे कि अब प्र है, प्र से हम प्रताप भी कर दिए, प्रभाव भी कर दिए, प्रकर्ष, प्रक्रिया, प्रमाण, प्रदानम इत्यादि। उप है, उपसर्ग, उपदानम, ठीक ना। तो ये आपको लिखना है कि प्रत्यय तथा उपसर्ग, तो धातु या शब्द के बाद लगने वाले अंश को प्रत्यय कहते हैं, किंतु शब्द के पहले जुड़ने वाले अंश को उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्र, उपन ये इत्यादि उपसर्ग हैं, इनके अर्थ में कोई प्रभाव परिवर्तन आ जाता है, ठीक ना। तो प्रताप, प्रभाव, ये आप 2-2, 3-3 उदाहरण देख लीजिएगा, लिख लीजिए 3 उदाहरण कम से कम, ठीक ना, करके इत्यादि। देखिए वी अब उप हो गया, अप से अपवर्ग, अपशब्द, अपामनम, अपकार। बी से विशेष, विचार, विभाव। आ से आकाश, आकार, आदानम, आकर्षणम, ठीक ना। अव से अवसाद, अवसानम, अवमान। निस से निष्कर्ष, निस्सार, निस्तार, निश्चय। निर से निर्गत, निर्ममम, निर्ममः, निर्मोह, निरर्थक, ठीक ना। ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला है विकार जनक तत्व, ठीक ना। अब विकार जनक तत्व ये क्या है देखते हैं। पदों का विचार करते समय वाक्य या पद में कुछ और तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे वचन, पुरुष, लिंग, विशेषण, विशेष्य, लकार, ठीक ना। लकार के बाद हाँ विशेष्य, लकार इत्यादि। संस्कृत भाषा की दृष्टि से
इनके स्वरूप को भी संक्षेप में जान लेना आवश्यक है। सही बात है कि अगर हम जब तक वचन, पुरुष, लिंग, विशेषण, विशेष्य और लकार इत्यादि को हम नहीं जानेंगे तो तब तक हमारे समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या। जबकि आप लोग क्लास 6-7 में पढ़ चुके हैं वचन, संस्कृत में वचन कितने होते हैं, पुरुष कितने होते हैं, लिंग कितने होते हैं, विशेषण विशेष्य कितने होते हैं, ठीक ना। विशेषण विशेष्य क्या है, लकार क्या होता है, लकार कितने होते हैं, ठीक ना। तो ये है। तो फर्स्ट हम देखेंगे, यही है विकार जनक तत्व। फर्स्ट हम देखेंगे वचन। यह संख्या का बोध कराता है। इसके 3 भेद होते हैं, एक बोध कराने वाले एक वचन, 2 का बोध द्विवचन और बहुत अधिक बोध कराने वाले का बहुवचन। आपको मालूम ही होगा, तो ये आपको लिखना है, ठीक ना। और विकार जनक तत्व ये भी नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा, वचन हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक ना। विकार जनक तत्व ये छोड़ दीजिएगा। तो ये होता है एक वचनम रामः लता मुनि भवति अभवत भविष्यति, द्विवचनम रामो लते मुनि मुनि भवतः अभवताम भविष्यत, ये। और बहुवचन में रामा लता मुनयः भवन्ति अभवन, ठीक ना। ये एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम, समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग डालेंगे पुरुष। वक्ता, श्रोता आदि की दृष्टि से पुरुष का भेद होता है। वक्ता के लिए उत्तम पुरुष, श्रोता के लिए मध्यम पुरुष और अन्य के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। माने वक्ता माने कि जो बोलता है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं वक्ता हो गया, तो वो मैं उत्तम पुरुष में रहूँगा। श्रोता जो सुन रहा है, जैसे कि तुम लोग सुन रहे हो, तो तुम जो शब्द है वह मध्यम पुरुष में। और अन्य के लिए जैसे कि वह जा रहा है, वह खेल रहा है, वह दौड़ रहा है, तो ये क्या होता है आपका प्रथम पुरुष में प्रयोग होता है। अगर हम व्याकरणिक दृष्टि से देखेंगे तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष होता है। लेकिन अगर उस तरह से करेंगे तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे कि प्रथम पुरुष में हमने आपको बताया था 1-2 बार कि प्रथम पुरुष में सह तव ते, तम तव तान, ये सब आते हैं प्रथम पुरुष में जितने भी रहेंगे। लेकिन अगर हम मध्यम पुरुष में जाएंगे तो त्वम युवाम युजम, ठीक ना, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में जाएंगे तो अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। आई बात समझ में? इसको ये लिख लीजिएगा। अगला है लिंग। अब देखिए कि लिंग होता है संस्कृत में भाषा के पुरुषवाचक के लिए पुल्लिंग, स्त्रीवाचक के लिए स्त्रीलिंग और अन्य के लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है। अब हम आप लोगों को आप लोग हिंदी में पढ़ चुके होंगे कि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक ना। और लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होता है। और यहाँ पे भी वही बात, वचन जो है हिंदी में आप सिर्फ एक वचन और बहुवचन पढ़े होंगे, द्विवचन उसमें नहीं रहता है। लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम का भी प्रयोग होता है, ठीक ना। आज इसको देख ही लो। अगला है विशेषण विशेष्य। संस्कृत में संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण विशेष्य देख लीजिएगा ध्यान से, और लिखना भी है, लिख भी लीजिएगा कि संस्कृत में संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। माने कि जहाँ पे संज्ञा शब्दों की विशेषता कोई प्रकट करता है वह विशेषण होता है। और विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है, जो वचन तथा लिंग विशेष्य का होता है और वही वचन तथा लिंग विशेषण का होता है। जैसे शोभना लता, शोभनम वस्त्रम, शोभनः छात्रः, शोभनानि आभूषणानि, शोभनः नार्या, शोभनः वृक्षाः इत्यादि उदाहरण है। जैसे कि शोभना लता, अब शोभना क्या हो गया आपका विशेषण हो गया, और किसकी ये विशेषता बतला रहा है, लता की, कि सुंदर लता, ठीक ना। तो शोभना लता माने कि इन दोनों का विशेषण और विशेष्य का, दोनों का जो वचन लिंग है वही सेम उनका भी वचन लिंग होता है। माने कि जो वचन तथा लिंग विशेष्य का होता है वही वचन तथा लिंग विशेषण का भी होता है। माने कि दोनों सेम वचन और लिंग के रहते रहेंगे।
ठीक ना। समझ में आ गया होगा कि फिर से देखो कि संस्कृत में संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ठीक ना, जहाँ पे जिसकी हम संज्ञा की हम विशेषता प्रकट करते हैं वह विशेषण होता है, और विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है वही विशेष्य होता है। माने कि एक विशेषण और एक विशेष्य, माने कि किसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं, किसका हम उपमा दे रहे हैं या किसको दे रहे हैं, वही विशेषण विशेष्य होता है। ठीक ना। जैसे अब देखो शोभनम वस्त्रम, ये दोनों समान वचन और लिंग के हैं। शोभना छात्र है, ये भी समान है। ठीक ना। ऐसे अगला है कारक विचार। वाक्य में क्रियापद की सहायता के लिए अन्य पद होते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। वाक्य में अगर है क्रियापद है, उसकी सहायता के लिए अन्य पद जो लगाए जाते हैं वही कारक कहलाते हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता, क्रिया पर जिस पर प्रभाव पड़े वह कर्म, जिसकी सहायता से क्रिया हो वह करण, जिसके लिए वह संप्रदान है, जिससे अलग हो वह अपादान। दो पदों के संबंध को संबंध, क्रिया के आधारित को अधिकरण, और ध्यान अधिकरण कहते हैं। ध्यान रहे संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना जाता। आप लोगों को क्लास 7th में हम हाँ 7th बी को ही तो हम पढ़ा रहे थे, तो 7th बी में मैं कुछ इस बातों को बताया था कि संस्कृत में सिर्फ 6 ही कारक होते हैं, और जो संबंध है वह कारक में नहीं गिना जाता। तो उसका है कि क्रिया साक्षात कारकत्वम, ऐसे करके एक कोई सूत्र है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो उस सूत्र के हिसाब से इसमें परिवर्तन हो जाता है कि जो संबंध है यह क्रिया से साक्षात, हाँ क्रियानित्वम कारकत्वम, देखो दिमाग में आ गया, क्रियानित्वम कारकत्वम, माने कि जो क्रिया से साक्षात संबंध रखते हैं वही कारक कहे जाते हैं। तो जो संबंध है वह क्रिया से साक्षात संबंध नहीं रखता है, इसलिए वह कारक में नहीं माना जाता। इसलिए संस्कृत में अगर कोई पूछेगा तो सिर्फ 6 कारक हैं। कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ठीक ना। और है संबंध भी, तो संबंध को कारक नहीं माना जाता। ठीक ना, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। अगला है लकार। क्रियापदों को काल तथा भाव की दृष्टि से 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें लकार की संज्ञा दी है। वर्तमान काल के लिए लट लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार, भविष्यत काल के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। लट लकार के साथ प्रथम पुरुष के स्म का प्रयोग करके भूतकाल का अर्थ प्रकट होता है, जैसे गच्छति स्म, गया। ठीक ना। तो देखिए कि लकार जो हैं, अगर क्रियापदों को काल तथा भाव की दृष्टि से 10 भाग में बांटा गया, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 5 भाग ही पढ़ते हैं। ठीक ना। कौन कौन से? लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग। ये आपके 5 हैं। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञार्थक, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में। ये 5 लकार आपके होते हैं। तो आप ये लकार का भी ये भी लिख लीजिएगा और कारक के विचार का भी लिख लीजिएगा। और ये ठीक ना, ये इतना आप लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। फिर हम नए लेसन के साथ टेक्स्ट बुक का लेसन नया मैं लेकर के आऊँगा, और बीच में मैं देख रहा हूँ कि आपको नोटबुक जो है वो भी मैं आपको दूंगा। लेसन 3 तक जो भी मैं पढ़ाया हूँ, ठीक ना, उसको आप कंप्लीट करिएगा। मैं पुनः फिर से बुधवार और बृहस्पतिवार, गुरुवार, ये 2 दिन मैं पुनः फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा टेक्स्ट बुक को लेकर के, टेक्स्ट बुक के पाठ को लेकर के। ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।